हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th और उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट के यानी भूगोल विषय के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल से संबंधित वीडियो देखने को आसानी से उपलब्ध हो सकें। और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको इस 9th और 10th के क्लास के सारे अच्छे वीडियोस आपको अवेलेबल उसमें कराए गए हैं। तो देखते हैं, ये है एनसीईआरटी 9th की बुक है ये, और उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। शुरू में, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, लेकिन ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसके बाद देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सबसे पहला वाला, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर है नेपाल। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं, कवरत्ती एक प्रदेश की राजधानी है, वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? कवरत्ती केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, वो क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो आप लक्षद्वीप राज्य में जाएंगे। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वो कौन सा देश है? तो जो इन देश में है उसमें आपका एक मित्र रह रहा है। ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है। तो इसमें से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? मेन बात ये पूछने चाह रहे हैं वो। तो भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, ताजिकिस्तान जो है मध्य एशिया का देश है, यह इसकी नहीं लगती। हम दक्षिण एशिया में, भारत किस एशिया में है? इस कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। यानी ये अति लघु प्रश्न है, ये प्रश्न है अति लघु। इनको देखते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो देखिए, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कि अगर आप ऐसे देखें भारत के समुद्री क्षेत्र को, तो लक्षद्वीप इस एरिया में है और अंडमान निकोबार द्वीप इधर है, यानी पूर्व और पश्चिम। तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप और बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पर, और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। मालदीव इधर है लक्षद्वीप की तरफ। तो श्रीलंका और मालदीव 2 पड़ोसी देश हैं हमारे, इसको आप नोट कर लीजिए। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत से बड़े, भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि 6 देश उससे बड़े हैं। 6 देश बड़े हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश हैं, भारत से बड़े हैं। अब देखते हैं, हमारे उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। यानी कि जो भारत के, मैं आपको अगर मैप से बताऊं, तो ये जो भारत का जो ये एरिया है, उत्तर, तो कहाँ? उत्तर पश्चिमी, यानी ये है उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी यानी यहाँ पर, और उत्तर पूर्वी यानी इधर। तो इन एरिया में पड़ोसी देशों के नाम वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये उत्तर आपको नोट करना। हमारे उत्तरी पड़ोसी देश हैं चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान। और हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश।
भारत में किन किन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से, यानी कि 23.5 डिग्री से ऐसे गुजरते हुए चली जाती है। ठीक है, तो वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये लगभग जो है आपके 8 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब प्रश्न है, लघु प्रश्न है ये, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग के अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? सूर्योदय जो है वो गुजरात, जो अब इसको फिर से एक मैप में बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये गुजरात है यहाँ पर, और जो इधर में हमने आपने देखा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कोने में, तो इनमें दोनों में अंतर 2 घंटे का होता है। यानी कि यहाँ पर सूर्योदय पहले होता है, ये पूरब की तरफ है, ये पश्चिम माना जाता है। तो इधर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले गुजरात से होता है। क्यों होता है देखते हैं। जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि भारत में एक ही समय रखा गया है, इसलिए एक ही समय घड़ी एक ही समय दर्शाएगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, 2 घंटे पहले सूर्य दिखाई दे जाता है, इतना अंतर रहता है। इसी तरह सूर्यास्त क्या होता है, 2 घंटे पहले अरुणाचल में होगा और 2 घंटे बाद गुजरात में होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं, आप इसको नोट करते चलिए या भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात के अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांतीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच का समय में 2 घंटे का अंतर है। क्यों है? क्योंकि 4 डिग्री लगभग जो होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, सॉरी 1 डिग्री में जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 30 डिग्री में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर हो जाता है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारत का मानक समय 42.5 अक्षांश निर्धारित किया गया है, इस जो कि इलाहाबाद के पास से गुजरती रेखा। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाते हैं। मानक टाइम भारत का एक ही है, इसलिए सूर्योदय के समय से अंतर नहीं होता है। भारत में हर जगह पूरे देश में एक ही टाइम दिखाएगा। अब देखिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, भारतीय भूखंड पूर्वी व पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है भूमार्ग और पर्वतीय दर्रों की सहायता से, वही उसे उत्तर पश्चिमी और पूर्वी दिशा में इसके पड़ोसियों से जोड़ता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशियाई, अफ्रीकी और यूरोप, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नजदीक संबंध बनाने में सहायता मिलती है। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से जल और स्थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान की सहायता की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले प्राचीन दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचता था। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद और मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है। वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नाम भारत के नाम को दर्शाता है। यानी जो हिंद महासागर का नाम क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का जो है एक महत्वपूर्ण स्थिति है, इसलिए उस सागर का नाम भी हिंद महासागर कहा गया। और भारत वैसे भी सबसे प्राचीन देशों में से है। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है और स्थायी रूप से बहुत दिनों से, लगभग 5000 सालों से स्थायी रूप से बनी हुई है। तो ये सब विशेषताएं, भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, किसी देश के भूभाग को कब्जा नहीं किया। तो इस तरह से ये एक भारत के पक्ष में बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियाँ भारत के पक्ष में रही हैं। अब देखिए, ये था इस पार्ट का सारे क्वेश्चन आंसर। तो
इन प्रश्नों को आप ज़रूर नोट कर लें, और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।